आपने सुना होगा और देखा भी होगा, पिता के मरने के बाद उसकी जो प्रॉपर्टी है, जो उसका पैसा है, उसमें बेटों का हक तो होता है पर बेटियों का हक नहीं होता, है ना। इसी के ऊपर 50 साल से 60 साल से इंडिया में बहस चल रही है, जब से देश आज़ाद हुआ है तब से, कि क्या बेटियों को भी बराबर हक मिले या ना मिले। अब इस पे फाइनल डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का आ गया है, जिसमें बेटियों को भी बराबर हक मिलने लगेगा। इसी पे बेस्ड आज सुबह का फर्स्ट एडिटोरियल, राइट बाय बर्थ। सभी का वेलकम करता हूं। आप में से ज़्यादातर लोग मुझे जानते हैं, मेरा नाम है अमन, मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूं। आज के सेशन को आप जो है ना इंग्लिश के लिहाज से और अपने डिस्क्रिप्टिव के लिहाज से, दोनों लिहाज से सीखेंगे, है ना। डिस्क्रिप्टिव के लिए भी बहुत अच्छा टॉपिक है ये, बेटियों और बेटों को कितना राइट मिलना चाहिए। देखो, सेशन में बहुत सारे ग्रामर रूल्स हैं और बहुत सारी वोकैबुलरी हैं। मैं आपसे ऐसी होप करता हूं कि आप इनके नोट्स बनाएंगे ताकि आपके साथ हमेशा आपके साथ में रहें। आज का क्विज मैं आपको दिखा देता हूं। जो ग्रामर आप मेरे साथ सीखोगे उस पे बेस्ड ये 3 क्वेश्चंस आप सॉल्व करने वाले हो। एरर इनमें फाइंड आउट करेंगे और आप जो है ना कमेंट सेक्शन में डालेंगे। चलिए शुरू करें, आइए कुछ नया सीखते हैं। राइट बाय बर्थ। राइट का मतलब होता है आपका हक, आपका अधिकार। बाय बर्थ का मतलब होता है जन्म से ही। तो अभी आपका कोई ऐसा अधिकार है जो आपने जन्म लिया, जब आपने बर्थ लिया तब से ही आपके साथ में है। बात कर रहे हैं बेटियों की, है ना। बेटियों को भी अब बाय बर्थ ही अपने बाप की प्रॉपर्टी में हिस्सा जो उनका लिखा जाएगा। वही कह रहा आगे, ऑन डॉटर्स एंड हिंदू सक्सेशन एक्ट। कह रहा ये हमने लिखा है डॉटर्स के ऊपर, बेटियों के ऊपर, और हिंदू सक्सेशन एक्ट नाम के इस एक्ट के ऊपर। देखिए, अब सक्सेशन वर्ड को समझेंगे तो एक्ट भी समझ में आ जाएगा आपको। सक्सेशन होता है उत्तराधिकार, वंशक्रम। अगर आप हिंदी नहीं समझते हैं तो ऐसा समझें, आपके दादा की प्रॉपर्टी, पेरेंटल प्रॉपर्टी आपके पापा की प्रॉपर्टी हो गई, आपके पापा की प्रॉपर्टी आपकी प्रॉपर्टी हो गई, आपकी प्रॉपर्टी आपके बच्चों की प्रॉपर्टी हो गई। तो ये जो पूरा सीरीज देख रहे हो ना, ऑर्डर, दिस ऑर्डर इज कॉल्ड सक्सेशन, है ना। उत्तराधिकार, आप आगे से आगे अपने हेयर बना के, अपने उत्तराधिकारी बना के अपनी प्रॉपर्टी को आगे सौंपते जाते हो। तो एक हिंदू सक्सेशन एक्ट था जिसमें बच्चों में बेटों को ज्यादा प्रायोरिटी मिलती थी बजाय बेटियों के। कह रहा उसके अंदर राइट बाय बर्थ हो गया है बेटियों का। आगे बढ़ते हैं, सक्सेशन वर्ड को नोट कर लेना, है ना। अच्छा, कह रहा था एससी डिसीजन ऑन, अब देखना अच्छा वर्ड है, कॉर्पोरेशनरी राइट्स ऑफ वीमेन इज इन लाइन विद द एम ऑफ एंडिंग डिस्क्रिमिनेशन। कह रहा एससी का जो डिसीजन है, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, अच्छा किस पे, कॉर्पोरेशनरी राइट्स पे। अब ये कौन से राइट्स होते हैं, जायदाद में हिस्सेदारी के राइट्स। कॉर्पोरेशनरी मतलब पार्टनरशिप इन इनहेरिटेंस, जायदाद में हिस्सेदारी। कह रहा जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है ना औरतों के जायदाद में हिस्सेदारी का, कह रहा वो डिसीजन इज है इन लाइन विद, बिल्कुल उसी हिसाब से। अच्छा भाई, किसके हिसाब से, उस एम के, उस मकसद के जो एंड करने का है, खत्म करने का है डिस्क्रिमिनेशन को, भेदभाव को। तो हमारा जो एम है ना, औरतों और आदमियों के बीच का डिस्क्रिमिनेशन खत्म करें, कह रहा है उस एम से बिल्कुल इन लाइन विद है जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है। अब उसने बोल दिया ना बेटों और बेटियों को बराबर हक मिलेगा, तो डिस्क्रिमिनेशन से थोड़ा सा और दूर हम जाएंगे इस डिसीजन के बाद। अब आ जाओ, सेंटेंस से पहले ग्रामर देखते हैं, वोकैबुलरी देखते हैं, फिर ग्रामर देखेंगे। कॉर्पोरेशनरी एक नया वर्ड है। ये वर्ड का मतलब होता है पार्टनरशिप में इनहेरिटेंस। एक लीगल वर्ड है, इसको आप ज्यादा इनकाउंटर नहीं करेंगे, पर कभी आ गया ना तो उस दिन आप समझ नहीं पाएंगे ये कौन सा कॉपर है ना। कॉर्पोरेशनरी मतलब जायदाद में हिस्सेदारी, पार्टनरशिप इन इनहेरिटेंस। इन लाइन विद बहुत बार आता है, इसका मतलब होता है बिल्कुल उसी हिसाब से। इसकी जगह ऐसा भी लिखा होता है अलाइंड विद। इन लाइन विद और अलाइंड विद दोनों का मतलब एक ही है। जैसा मैं बोलूं, आपने जो किया ना वो मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है, मैं ऐसा बोलना चाह रहा हूं आपको हिंदी में। आपने जो किया वो मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है, तो मैं लिखूंगा व्हाट यू हैव डन इज इन लाइन विद व्हाट आई वुड या व्हाट आई वांट। तुमने जो किया वो इन लाइन विद है जो मैं चाहता हूं, समझ गए ना। तो इज इन लाइन विद इस तरह से प्रैक्टिकली आप यूज कर सकते हैं अपनी स्पीकिंग में। इसकी जगह अलाइंड विद भी लिख सकते हैं। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव, पार्टिशनशिप बोल दो, इनजस्टिस बोल दो, अन्याय बोल दो, अनफेयरनेस बोल दो, सबका मतलब होता है भेदभाव। अब देखो, देखने वाली चीज क्या है, सब्जेक्ट है ग्रीन में ऐसे डिसीजन, वर्ब है पिंक में इज। ये ग्रीन और पिंक कैसे हुआ, मैंने इसको खास कलर दिया जानबूझ के। पूरे एडिटोरियल में सब्जेक्ट और वर्ब को मैंने ग्रीन और पिंक कलर में दिया हुआ है। येलो की तरफ मत जाना, येलो में स्पेशल वर्ड्स हैं जिनका मैं आपको सिनोनिम एंटोनिम बताता हूं, है ना। तो सब्जेक्ट और वर्ब की तरफ अपना ध्यान दें।
कल भी मैंने स्पेशल सेशन लिया था, उसमें यही बताया था, सब्जेक्ट और वर्ब अगर आप पकड़ लेते हैं तो आधी जंग आप सेंटेंस की जीत जाते हैं, और अगर आप नहीं पकड़ते हैं ना तो इंग्लिश की जंग आप पहले ही हार चुके हैं। तो कोशिश करेंगे आप 10-15 दिन, जब तक आपको नेचुरली सब्जेक्ट और वर्ब पकड़ना ना आ जाए तब तक मेरे सब्जेक्ट से अपने सब्जेक्ट, मेरी वर्ब से अपनी वर्ब को हर सेंटेंस में मिलाने की कोशिश करें। अच्छा, एक और चीज़ है, देखो ये वीडियो शाम में आती है 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे। अगर आपको सुबह ही पता लग जाए कि क्या कौन सा ट्यूटोरियल हम करने वाले हैं, है ना, तो आपको बहुत अच्छा होगा, इससे फायदा मिलेगा। मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे जा करके आप ज्वाइन कर लें। सुबह में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ शाम को हम क्या करने वाले हैं। आगे बढ़ें, समरी दे रहा हूँ आपको, वैसे तो आप समझ ही गए होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने देखो एक डिसीजन तो 2005 में आ गया था, पर उसके अंदर थोड़ी सी अनोमली थी, लोग सही से उसको इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे थे। तो 2005 के अंदर भी उन्होंने बोला था डिसीजन में यही कि बेटियों का बेटों के बराबर हक है, पर उसमें थोड़ी कन्फ्यूजन थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने उस कन्फ्यूजन को भी दूर कर दिया है। आज से हर बेटी और हर बेटे का अपनी जायदाद में बाप की और माँ की पूरा हक है, बराबर हक है। तो बस ये इसकी आज की समरी है। कह रहा है बहुत अच्छा डिसीजन दिया सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट की बड़ाई कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट की प्रशंसा कर रहा है। आज इसकी समरी सिर्फ इतनी सी है, छोटी सी। इसकी टोन आज प्रेसिंग, और दूसरी है जस्ट। जस्ट का मतलब होता है जस्टिस, मतलब न्याय। तो न्यायपूर्ण टोन है इसकी, हर पूरे एडिटोरियल की हर लाइन में बता रहा है कि कितना न्याय वाला, कितना जो ना इंसाफ वाला फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। तो जस्ट बोल सकते हैं, साथ ही साथ प्रेजिंग बोल सकते हैं, प्रशंसा वाली एडमायरिंग टोन बोल सकते हैं। शुरू करेंगे। समरी को कमेंट सेक्शन में डालें लिख करके, 2-3 सेंटेंस लिखा करो, हर रोज लिखा करो। आप खुद देखना आप में कितना फर्क आता है, 10 दिन लिख के देखो। करा द लेटेस्ट डिसीजन of the Supreme Court on the right of Hindu daughters to ancestral property corrects an obvious anomaly in the interpretation of a crucial 2005 amendment to the Hindu Succession Act 1956। कह रहा है जो सबसे नया फैसला आया है, लेटेस्ट डिसीजन आया है ना, अभी अभी जो आया है। अच्छा, किसका? द सुप्रीम कोर्ट का, हमारी उच्चतम न्यायालय का। अच्छा, किस पे ये फैसला आया है? अधिकारों पे, हकों पे, राइट्स पे, और किन के? हिंदू डॉटर्स के, ऐसी बेटियां जो हिंदू धर्म में जो हैं, जिनके घर वाले जो हैं हिंदू हैं। कह रहा, और इनका राइट्स किस पे? एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे, पुश्तैनी जायदाद पे। कह रहे जो डिसीजन आया है ना इस तरह का सुप्रीम कोर्ट का बेटियों के लिए, कह रहा है करेक्ट करता है, सही करता है उस ऑब्वियस सी अनोमली को, उस विसंगति को, उस डाइवर्जन को, उस नॉर्मल से हट करके होने वाली चीज को जो बड़ी ऑब्वियस है। और किसमें? इंटरप्रिटेशन में, एक्सप्लेनेशन में, इस बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही इंपॉर्टेंट 2005 अमेंडमेंट में। अच्छा, अमेंडमेंट किस में आई थी भाई? हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में जो अमेंडमेंट आई थी। समझ लो सेंटेंस को, रिपीट करता हूँ, उसमें देखने वाली बहुत सारी चीजें हैं। ये सबसे नया फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का बेटियों के हकों पे, हिंदू डॉटर्स के हक पे, जो उनका हक है पुश्तैनी जायदाद में, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में। कह रहा है ये डिसीजन सही करता है उस अनोमली को, उस ऑब्वियस सी विसंगति को जो है इंटरप्रिटेशन में, एक्सप्लेनेशन में 2005 के उस बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट में, उस संशोधन में जो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में आया था। तो 2005 में इसमें हमने अमेंड तो कर दिया था सक्सेशन एक्ट को, पर उसमें बहुत सारी लूप होल्स थे। अब नए डिसीजन से वो सारे के सारे लूप होल्स जो हैं सबको समझ में आ गए। देखेंगे सेंटेंस की वोकैबुलरी और ग्रामर को। देखो, सब्जेक्ट था डिसीजन, वर्ब थी करेक्ट्स। इतना अगर आपने समझा तो सेंटेंस के अंदर कुछ नहीं बचा आपके लिए। खाली वोकैबुलरी मैं आपको बता दूं, बाकी सेंटेंस आप खुद से तोड़ के बता देंगे, है ना। तो डिसीजन की वर्ब क्या है? करेक्ट्स। एंसेस्टर होता है पुश्तैनी, आपके माँ बाप से आया हुआ। इनहेरिटेड बोल दो, पैटर्नल बोल दो, मैटरनल बोल दो। पैटर्नल मतलब जो पापा की तरफ से, मैटरनल मतलब जो मम्मी की तरफ से, है ना। इनहेरिटेड मतलब जो आपकी हेरिटेंस में है, जो आपकी जायदाद में आया है, जो आपके पिता माता ने आपको दिया है। अनॉमली होती है थोड़ा सा नॉर्मल से हटके कोई चीज हो तो वो एबनॉर्मल होती है। एबनॉर्मल का सिनोनिम होता है अनोमलस, है ना। तो एबनॉर्मलिटी इज इक्वल टू अनोमली। इनकंसिस्टेंसी बोल दो, डेविएशन बोल दो, एवरेशन बोल दो, मतलब सब चीजें तो नॉर्थ में जा रही हैं, आप साउथ वेस्ट में जा रहे हो, है ना। इस तरीके से आप चल रहे हो, अलग चल रहे हो, हटके आप एबनॉर्मल हो, एनोमलस हो। इंटरप्रिटेशन होती है व्याख्या, एक्सप्लेनेशन, क्लैरिफिकेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखने वाली चीज एक और थी इसमें, अमेंडमेंट के बाद में टू नाम का प्रीपोजिशन फिक्स होता है। आपकी इच्छा होगी अमेंडमेंट इन द हिंदू सक्सेशन एक्ट लगा दूं मैं, है ना। हिंदू सक्सेशन एक्ट में अमेंडमेंट हुई है तो, पर अमेंडमेंट टू ही आता है, चेंज टू ही आता है। अमेंडमेंट और चेंज के बाद में टू लगाते हैं बजाय इनके। चलो आगे बढ़ते हैं। कह द वर्डिक्ट सेटल्स द क्वेश्चन वेदर द कॉर्पोरेसी राइट ऑफ डॉटर्स कम्स इनटू अफेक्ट ओनली इफ द फादर थ्रू whom they claim that right was alive
ऑन द डे ऑफ द अमेंडमेंट केम इनटू फोर्स। अब देखो एक कंफ्यूजन बताएगा 2005 की जो कंफ्यूजन थी, है ना। कह रहे जो वर्डिक्ट आया ना, जो आज फैसला आया है, ये सेटल करता है, निपटारा करता है उस सवाल का। अच्छा सवाल क्या है, हाँ कि ना। अच्छा क्या चीज, जो ये कॉपर्सनरी राइट है ना, जो जायदाद में हिस्सेदारी के राइट हैं औरतों के, बेटियों के, डॉटर्स के, कह रहे वो आते हैं इफेक्ट में, वो अमल में आते हैं ओनली इफ, महज तभी, ओनली इफ महज तभी। अच्छा कब, अगर फादर जिसके जरिए उनका क्लेम है, जिसके जरिए उनका दावा है, कह रहे इस राइट का, वो अलाइव था, जिंदा था उस दिन, उस डे पे जिस दिन ये अमेंडमेंट कम इनटू फोर्स हुई, जिस दिन ये अमेंडमेंट अमल के अंदर आई। तो हुआ क्या था, लोग ऐसे बोलते थे 2005 से पहले जिनके मम्मी पापा मर चुके हैं या फादर मर चुके हैं, ऐसी बेटियों पे 2005 का एक्ट जो है वो नहीं लगेगा, करेक्शन जो है उनको जो हिस्सेदारी नहीं मिलेगी। अब इस कोर्ट ने बोला भाई ये ऐसी बेवकूफ़ी वाली बातें मत करो, बेटी तो तब बेटी बनती है जब वो पैदा होती है। 2005 में फादर मर गए तो क्या बेटी नहीं रहेगी क्या वो? तो बस वही कह रहा है कि इसने वर्डिक्ट ने ना सेटल कर दिया इस क्वेश्चन को कि क्या राइट्स जो हैं वो अमल में आएंगे नहीं उन बच्चियों के जिनके फादर जिंदा थे उस दिन, अमेंडमेंट वाले दिन। अच्छा अब सेंटेंस पे देखने वाली चीज़ों पर वर्ड देख लेते हैं। कम इनटू इफेक्ट मतलब किसी चीज का फोर्स में आना, एनफोर्स होना, अमल में आना। दिस लॉ विल कम इनटू इफेक्ट नेक्स्ट ईयर, ये वाला लॉ अगले साल से अमल में आएगा। समझ गए ना? तो अमल में आना, कम इनटू इफेक्ट होना एक फ्रेज होता है और इसमें देखने वाला कुछ है नहीं, है ना। वर्डिक्ट मतलब फैसला, आप जानते हो। कोर्ट ऑर्डर, जजमेंट बोल दो, डिग्री बोल दो, रूलिंग बोल दो, एडजुडिकेशन बोल दो, सबका मतलब होता है कोर्ट का फैसला, है ना। सब सिनोनिमस के। कह रहे द एपेक्स कोर्ट हैज नाउ categorically ruled that the daughter's right flows from their birth and not by any other factor such as the existence of their fathers। अब देखो इसने बेवकूफ़ी वाली बात थी ना, उसका कितना अच्छे सफाई से जवाब दिया इसने कोर्ट ने। कह रहा है जो उच्चतम न्यायालय है ना, अपनी एपेक्स कोर्ट है, एपेक्स मतलब चोटी की, सबसे ऊंची, जो सबसे बड़ी कोर्ट है अपनी, उसने साफ साफ कैटेगोरिकली रूल कर दिया है। कैटेगोरिकली मतलब हाँ या ना में साफ साफ जवाब देते हो। तो कह रहा उसने साफ साफ रूल किया है, ऐसा फैसला दिया है कि बच्चियों का जो राइट है, डॉटर्स का जो हक है, वो फ्लो फ्रॉम होता है, वो निकल करके आता है। कहाँ से? उनके बर्थ से, उनके जन्म से। और कह रहा नहीं आता किसी दूसरे फैक्टर से, दूसरे किसी कारक से, रीजन से, जैसे कि सच एज उनके फादर की एग्जिस्टेंस, उनके फादर की मौजूदगी। कहने का मतलब क्या, बेटी तो वो तभी हो गई थी ना जब उसका बर्थ हुआ था। अब उसके फादर आज जिंदा हैं या नहीं है, इससे कौन सा राइट बाहर निकल करके आएगा कि उसको जायदाद मिलेगी या नहीं मिलेगी, है ना। तो एपेक्स कोर्ट ने बोला कि बच्चियों का राइट निकलता है उनके जन्म से, ना कि उनके फादर के जिंदा या मुर्दा होने से। समझ गए सेंटेंस को, है ना। वर्ड देख लेना, कैटेगोरिकली बहुत अच्छा वर्ड है, एडवर्ब है। कैटेगोरिकली जब आप कुछ काम करते हैं तो आप साफ साफ बोलते हैं, एकदम आर्टिकुलेटली। चलो आगे बढ़ते हैं। एग्जिस्टेंस मतलब मौजूदगी। आगे कह रहा है इन अदर वर्ड्स इट हैज रिजेक्टेड द कॉमन मिस इंटरप्रिटेशन दैट ओनली डॉटर्स ऑफ कॉपर सिनर्स हु वर अलाइव ऑन दैट डे कुड गेट एन इक्वल शेयर इन प्रॉपर्टी। अच्छा सेंटेंस है। कह रहा दूसरे शब्दों में, इन अदर वर्ड्स, है ना, दूसरे वर्ड्स में कह रहा इसने रिजेक्ट कर दिया है। किसने भाई? सुप्रीम कोर्ट ने। इसने खारिज कर दिया है इस कॉमन सी मिस इंटरप्रिटेशन को, इस कॉमन सी गलत व्याख्या को, गलत एक्सप्लेनेशन को। और वो एक्सप्लेनेशन क्या है? कह रहा है महज वही बेटियां, ओनली डॉटर्स कॉपर सिनर्स की जायदाद में हिस्सेदारों की, और वो हिस्सेदार जो जिंदा थे उस दिन, जिस दिन अमेंडमेंट आई, कह रहा महज वही बेटियां पा सकती हैं एक इक्वल शेयर को प्रॉपर्टी के अंदर। देखो इस सेंटेंस को मैं समझा देता हूँ, पर इसको आपको लॉ का कोई स्टूडेंट हो ना तो वो मुझे समझाए, क्योंकि इसके अंदर कई चीज़ें जो मुझे साफ नहीं हो पाई, है ना। मैं लॉ इतना जानता नहीं हूँ। कह रहे दूसरे शब्दों में ये कह रहा है, कोर्ट ने इस चीज़ को खारिज कर दिया है कि वही बेटियाँ जिनके माँ बाप, जिनकी जायदाद अनडिवाइडेड थी, जिनकी जायदाद में वो कॉपर सिनर थे, माँ बाप, है ना, और जिंदा भी थे उस दिन वो माँ बाप एक्चुअल में, कह रहे वही बेटियों को इक्वल शेयर मिलेगा प्रॉपर्टी के अंदर। अब देखो इसको ऐसा समझे, आपके पिताजी हैं जिनके 2 भाई हैं, 4 बहनें भी हैं, उनके दादा की प्रॉपर्टी है, अब वो बड़ी नहीं है सबके अंदर, आपके पिता ने अभी तक अपना हिस्सा नहीं लिया। अब 2005 के अंदर आपके पिता जब अलाइव थे, अगर उस दिन अलाइव थे तो आपके पिता का हिस्सा आपको मिलेगा। अगर 2005 में
आपके पिता अलाइव नहीं थे तो आपके भाइयों को हिस्सा मिल जाएगा पर आपको नहीं मिलेगा, समझ रहे हो ना, क्योंकि आप बेटी हो। बेटियों के हिसाब से इन्होंने ऐसा इंटरप्रेट किया होता, मिस इंटरप्रेट, कि बेटियों को उस दिन जो है जिनके बाप जिंदा नहीं थे उनको हिस्सा नहीं देंगे। तो मैं इसका मतलब ये समझाऊं, निकलता यही है। बाकी कोई लॉ का स्टूडेंट हो तो वो अच्छे से बताना। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहे अब देख लेना, मिस इंटरप्रिटेशन मतलब इंटरप्रिटेशन को आपने मिस कर दिया है, रॉन्ग इंटरप्रिटेशन कर रहे हो, गलत तरीके से किसी चीज को समझा रहे हो। कह रहे द कोर्ट हैज राइटली रिकॉग्नाइज्ड दैट द अमेंडमेंट conferred equal rights as a carpenter on daughters in Hindu families governed by Mitakshara law and this right accrued by birth। करेक्ट, कोर्ट ने सही रिकॉग्नाइज किया है, बिल्कुल सही तरीके से पहचाना है। रिकॉग्नाइज करना मतलब पहचानना, कोर्ट ने बिल्कुल सही पहचाना है। अच्छा, किस चीज को दैट लगा के बता रहा है? कह रहे जो अमेंडमेंट आया है, जो संशोधन आया है 2005 वाला, ये कन्फर करता था, ये देता था बराबरी के दर्जे को, इक्वल राइट्स को एक कारपेंटर के तौर पे। कारपेंटर समझ जाना, कारपेंटर मतलब वो आदमी या वो औरत जिसकी हिस्सेदारी है एक जायदाद के अंदर, है ना। उसके 2-3 भाई बहन भी हैं जो सबके सब जायदाद को पाना चाहते हैं। तो कह रहे कोर्ट ने सही रिकॉग्नाइज किया था कि ये जो अमेंडमेंट है जिसने दिया है बराबरी के दर्जे को कारपेंटर के तौर पे। अच्छा, किसको दिया है? डॉटर्स को दिया है, बेटियों को दिया है हिंदू फैमिली के अंदर, और वो फैमिलियां जिनको गवर्न किया जाता है और किसके द्वारा? मिताक्षरा लॉ के द्वारा। अब ये स्पेशल लॉ है मिताक्षरा लॉ। कह रहा है ये जो राइट है ना इनका, ये जो इनका हक है अक्रू बाय बर्थ होता है इनको, ये राइट इनको बर्थ के टाइम इनके नाम जो है चढ़ जाता है। समझ गए ना? अक्रू होना मतलब आपके हक में किसी चीज का चढ़ जाना, चाहे आपको मिले ना मिले पर आपके हक में वो लिखी गई है, अब वो आपकी है जब आप चाहे जा करके ले। सेंटेंस समझ गए होंगे। सेंटेंस के आने वाले वर्ड्स मैं आपको बता देता हूं। अक्रू और कन्फर्ड 2 वर्ड्स आए हैं। देखो, कन्फर्ड करना होता है देना। अब देखो इसमें आप ऐसा नहीं है कोई चीज सिर्फ दोगे तभी आप कन्फर करोगे, आप किसी को कुछ बोलोगे, अपने वर्ड्स दोगे, अपनी थॉट्स दोगे ना, तब भी आप कन्फर करोगे। तो कन्फर का मतलब होता है बोलना, डिस्कस करना या कोई चीज किसी को जाकर के देना। अब कन्फर से ही हमने वर्ड बनाया हुआ है कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस में सब लोग बातचीत करते हैं, डिस्कस करते हैं, स्पीक करते हैं, तो कन्फर से ही कॉन्फ्रेंस नाम का वर्ड भी बना हुआ है। अब देखो कन्फर की खासियत है, जब जब ये अलग अलग अपने मीनिंग लेगा ना, साथ में अलग अलग इसने प्रपोजिशन भी ले रखी होंगी, है ना। जैसे द अक्यूज्ड कन्फर्ड विद हिज लॉयर, अक्यूज ने डिस्कशन की अपने लॉयर के साथ, अपने वकील के साथ क्या किया उसने? बातचीत की। अब देखो कैसे पता लगा? कन्फर के बाद में विद लगा के बता रहे हैं किसके साथ आपने बातचीत की। अगला देखो, द यूनिवर्सिटी कन्फर्ड अ पीएचडी डिग्री ऑन हिम लास्ट ईयर, यूनिवर्सिटी ने दे दिया उसको एक पीएचडी डिग्री को पिछले साल। तो कन्फर्ड के बाद में कभी कभी ऑन देखेंगे आप, इसका मतलब होगा कोई डिग्री किसी को दी जा रही है, कोई राइट किसी को दिया जा रहा है, कोई पावर किसी को दी जा रही है। समझ रहे हो ना? ऐसी चीज जिसको आप जो है ना किसी के नाम चढ़ा देते हो ना, हक में डाल देते हो, तो उस चीज को कहते हैं कन्फर ऑन करना। और तीसरा, द बुक कन्फर्स प्रैक्टिकल नॉलेज, इसका मतलब है सीधे सीधे कोई चीज दे देना। ये बुक जो है सीधे सीधे प्रैक्टिकल नॉलेज हमें देती है। तो कन्फर के बाद में ऑन लगाएंगे जब पावर दे रहे हो, किसी को कोई डिग्री दे रहे हो, किसी को कोई हक दे रहे हो, है ना, कोई राइट दे रहे हो। तो देखना ध्यान से, यहाँ पे कन्फर्ड इक्वल स्टेटस एज ए कारपेंटर ऑन डॉटर्स, देख रहे हो ना, ऑन, यहाँ पे ऑन बता रहा है इस कन्फर्ट से जुड़ के कि बच्चियों को स्टेटस, राइट, हक या पावर दी गई है, ऐसे पता लगेगा। तो वर्ड एक ही है, 3 काम करता है, थोड़ा ध्यान से इसको देखें। एक्रू होना मतलब जमा होना आपके नाम पे। इंटरेस्ट ऑफ ₹1 लाख हैज एक्रूड ऑन माई एफडी, 1 लाख का इंटरेस्ट जमा हो गया मेरी एफडी के ऊपर। इसका मतलब क्या है? मैंने अभी तक लिया नहीं है, मेरे नाम है, जिस दिन जाऊंगा उस दिन मुझे मिल जाएगा। तो एक्रू का मतलब ऐसी चीज जो आपके नाम है पर आपने अभी तक जाकर के उसको अपने हिस्से में नहीं लिया है। आगे बढ़ते हैं। करे द चेंज केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम September 9, 2005 बट विद द प्रोविजन दैट पार्टीशंस एंड टेस्टामेंटरी डिस्पोजिशन that had taken place prior to December 20, 2004, the date on which the amendment bill was introduced in Rajya Sabha will remain valid एंड अनअफेक्टेड बाय द चेंज। देखना सेंटेंस लंबा है। अब देखो ऐसे सेंटेंस को पढ़ने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक मैं आपको बताता हूं। जब जब 2-2 हाइफन आ रहे हो, 2-2 डैश आ रहे हो, डैश से डैश के बीच का अलग कर दें, उसको अलग से पढ़ें। तो मैं इसको छोड़ दूंगा और बाकी का सेंटेंस आपको पढ़ाऊंगा। कह रहा है जो बदलाव है केम इनटू इफेक्ट हुआ, ये अमलीकरण में आया, ये अमल में आया
सितंबर 9 2005 को, ठीक है ना। यहां से 2005 से ये अमल में आ गया। कह रहे लेकिन एक प्रोविजन के साथ, एक रूल के साथ, एक कलम के साथ, एक स्पेशल कंडीशन के साथ, दैट वो ये कि जो भी पार्टीशंस हैं, जो भी बंटवारे हैं और जो भी टेस्टामेंट्री डिस्पोजिशन है, जो भी वसीयत को लेकर के सिस्टम है, डिस्पोजिशन मतलब सिस्टम, टेस्टामेंट्री मतलब वसीयत से, टेस्टामेंट से रिलेटेड कोई चीज हो। तो कह रहा प्रोविजन ये थी कि जो भी बंटवारे का सिस्टम है या वसीयत का सिस्टम है जो कि टेक प्लेस कर चुका है, जो कि हैपन हो चुका है, जो कि पहले घटित हो चुका है, और किसके, प्रायर टू दिसंबर 20 2004 के, इस डेट से पहले, कह रहा ये जो सिस्टम है ना, विल रिमेन, ये रहेगा वैलिड, और कब, और कह रहा है ये अनअफेक्टेड रहेगा इस चेंज के द्वारा, ये वैलिड भी रहेगा और इस पर कोई असर नहीं रहेगा इस चेंज का। कहने का मतलब क्या, वकीलों ने दिमाग लगाया कि भाई 2005 में आया ना डिसीजन ये, तो अब 2004 में जिस बेटी का हक बेटों ने खा लिया है, अब वो तो गया खाया गया है ना, उसके ऊपर ये वाला लॉ लागू नहीं पड़ेगा। तो ऐसा इन्होंने मिस इंटरप्रेट किया हुआ था कि जिसका हक खा लिया, अब 2005 के बाद सब बेटियों को हम उनका हक देंगे। अब इस सेंटेंस में देखने वाली चीजों को देख लेना, बीच वाला मैं ले रहा हूं, कह रहा है ये 2004 वाली वो डेट है, कह रहा है द डेट जिसके ऊपर ऑन विच अमेंडमेंट बिल को इंट्रोड्यूस किया गया था, वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा। तो ऐसे राज्यसभा में इंट्रोड्यूस होने की डेट को इन्होंने कट ऑफ डेट मान लिया और बोल दिया इससे पहले वाले भूल जाओ, बाद वालों को हम दे देंगे। अब वर्ड्स देखना, पार्टीशन जानते हैं आप, बंटवारा, टेस्टामेंट्री बना है टेस्टामेंट से, टेस्टामेंट होता है वसीयत, वसीयत को विल बोला जाता है, टेस्टामेंट बोला जाता है ना। तो टेस्टामेंट्री मतलब रिलेटेड टू ए वसीयत, वसीयत से रिलेटेड। डिस्पोजिशन होता है सिस्टम, कोई मैकेनिज्म, उसको बोलते हैं हम डिस्पोजिशन, है ना। अच्छा, अब इसमें ग्रामर कॉन्सेप्ट अपना देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। आज के 2 ग्रामर कॉन्सेप्ट है, पहला मैं आपको यही दिखा रहा हूं, है ना। रूल मैंने आपके सामने लिख दिया है, आप अपना पूरा दिमाग और पूरा जो ना दम लगा लो। मेरे को चारों सेंटेंस के अंदर अगर एरर दिखती है ढूंढ के बताओ। चलो, रूल बहुत सिंपल है पर इसको इंप्लीमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल है, देखते हैं कैसे। आपने सीखा है मेरे साथ, कंपैरेटिव डिग्री होती है एडजेक्टिव की, अपने साथ में देन लेती है। ही इज स्मार्टर देन मी या देन आई एम, है ना। वो स्मार्टर है मुझसे, मुझसे ज्यादा वो स्मार्ट है। अब मैं क्या करूं, इस देन के चक्कर के अंदर इन्हें 5 6 8 के आगे भी देन अगर चिपका दूंगा, ये सब की सब कंपैरेटिव डिग्रीज हैं, है ना। अगर इनके आगे भी चिपका दूंगा तो क्या होगा, मेरा सेंटेंस गलत हो जाएगा। ये सारे के सारे एडजेक्टिव्स ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो कंपैरिजन का काम करते हैं लेकिन लगाते हैं साथ में अपने टू। तो देन की जगह क्या लगेगा, टू। पर ये इतना सीधा नहीं है, अभी मेरे साथ आप देखो। दिस रेफ्रिजरेटर इज इंफीरियर देन दैट वन, ये रेफ्रिजरेटर बहुत इंफीरियर है। इंफीरियर का मतलब, इनके मतलब बता दूं मैं, प्रायर मतलब पहले, प्रीफर मतलब चुनाव करना एक चीज के ऊपर दूसरी चीज का, जूनियर मतलब आपका आपसे आगे किसी काम में, सीनियर मतलब आपसे, जूनियर मतलब आपसे पीछे, सीनियर मतलब आपसे आगे, है ना, जूनियर सीनियर। सुपीरियर मतलब आपसे अच्छा, इन्फीरियर मतलब आपसे जो खराब क्वालिटी का। पोस्टीरियर मतलब पीछे का हिस्सा, एंटीरियर मतलब सामने का हिस्सा। पोस्टीरियर हिस्से में गाड़ी की डिक्की होती है, एंटीरियर हिस्से में बॉनेट होती है, समझ गए ना। एंटीरियर मतलब सामने का, पोस्टीरियर मतलब पीछे का। चलो अब इन सब के आगे लगाना है टू। दिस रेफ्रिजरेटर इज इंफीरियर देन दैट वन, ये रेफ्रिजरेटर जो फ्रिज है खराब क्वालिटी का है बजाय देन उस वाले के, है ना। अब क्या करूं मैं, इस देन के चक्कर में सेंटेंस गलत हो गया, इंफीरियर के साथ में लगना चाहिए टू, मैं इस टू को यहां चिपका देता हूं। दिस रेफ्रिजरेटर इज इंफीरियर टू दैट वन, सेंटेंस सही हो गया। अब अगला देखो, मिस्टर गुप्ता इज जूनियर देन मी बट स्टिल ही प्रिफर्ड मिस्टर शर्मा देन मी। मिस्टर गुप्ता जो है वो मुझसे जूनियर है, फिर भी उन्होंने शर्मा साहब को प्रेफर किया मेरी बजाय, है ना। मतलब मिस्टर गुप्ता ने, इसको ऐसा बना देता हूं मैं, मिस्टर शर्मा इज जूनियर देन मी बट स्टिल द बॉस, अब आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, द बॉस मिस्टर शर्मा देन मी। तो शर्मा साहब मेरे से जूनियर है, फिर भी बॉस ने शर्मा साहब को चुना, मुझे नहीं चुना। अब दिक्कत क्या है, जूनियर सीनियर क्या करते हैं भाई, अपने साथ में टू लेते हैं, तो जूनियर टू मी, मिस्टर शर्मा इज जूनियर टू मी बट स्टिल द बॉस प्रीफर्ड मिस्टर शर्मा टू मी। तो प्रीफर और जूनियर दोनों अपने साथ में टू लेते हैं, मैंने देन लगाया था, इनको निकाल देंगे। अब देखो इतना तो आप समझ गए ना। अब प्रीफर में थोड़ी सी कंफ्यूजन बताता हूं, प्रीफर में आपको कब कंफ्यूजन आती है ना। टी इज प्रीफर्ड ओवर कॉफी इन इंडिया, कॉफी को टी से या टी को कॉफी से ज्यादा पसंद किया जाता है, प्रीफर किया जाता है इंडिया के अंदर। ये सेंटेंस में नो एरर है, आपको मैं बता दूं, बट ये ग्रामेटिकली ऐसा नहीं बोलूंगा इनकरेक्ट सेंटेंस है,
इसको अगर आपको और अच्छा सुधारना हो तो यहाँ पे टू लगा दें। प्रीफर के साथ में ओवर आता है, बोला भी जाता है, लिखा भी जाता है, पर अगर आप दोनों में से प्रीफर करेंगे तो आप करेंगे टू को प्रीफर के साथ ओवर की बजाय। समझ गए ना? तो द टी इज प्रीफर टू कॉफी इन इंडिया, ये बेटर सेंटेंस अपने आप में बजाय ओवर के। ओवर गलत नहीं है, पर आपको अगर सेंटेंस इंप्रूवमेंट दी जाए तो आप ओवर की जगह पे टू लगा देंगे। अगला देखो, दे प्रीफर टू रीड बुक्स ओवर टू प्ले वीडियो गेम्स, वो प्रीफर करते हैं किताबें पढ़ना टू रीड बुक्स, और किसके ऊपर? गेम खेलने के, वीडियो गेम खेलने से बजाय, है ना? प्रीफर के साथ में क्या लगाऊंगा? ओवर की जगह लगा दूंगा टू। अब देखो सेंटेंस कितना बेहुदा बन गया। दे प्रीफर टू रीड बुक्स टू प्ले वीडियो गेम्स, कितना बेहुदा सा सेंटेंस बन गया, है ना? चलो इस टू को मैं निकाल भी देता हूं। दे प्रीफर टू रीड बुक्स टू प्ले वीडियो गेम्स, है ना? देखो इस सेंटेंस के अंदर गलती ये है, जब जब आप प्रीफर करोगे एक इन्फिनेटिव को दूसरे इन्फिनेटिव से, है ना? टू रीड टू प्ले, अगर आप दो इन्फिनेटिव्स को कंपेयर कर रहे हो प्रीफर वर्ब लगा के, तो बीच में टू ना लगाएं, बीच में लगाएं रादर देन। दे प्रीफर टू रीड बुक्स रादर देन टू प्ले वीडियो गेम्स। तो ये सही तरीका है इस प्रीफर वर्ब को यूज करने का, इसके आगे आप हमेशा टू लगाएं। पर अगर दो इन्फिनेटिव्स आप कंपेयर कर रहे हो दो नाउन्स की बजाय, तो इन्फिनेटिव्स के बीच में रादर देन टू लगाएं, सिवाय सिर्फ टू के। आगे बढ़ेंगे, आज का ग्रामर कॉन्सेप्ट नंबर 1 था। आप जो ऊपर क्विज देख रहे हैं ना, उसके अंदर ये वाला ग्रामर कॉन्सेप्ट भी आ गया, और अगला वाला जो ग्रामर कॉन्सेप्ट बता रहा हूं दोनों को मैंने मिक्स कर दिया है ना, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगला वाला जब आ जाएगा ग्रामर कॉन्सेप्ट तो दोनों को मिक्स कर देना, और इसको आप जो है रिप्लाई करेंगे इन तीनों क्वेश्चंस को। चलो आगे बढ़ने वाले हम, जस्ट अ मिनट। कह रहा है दिस लेड टू द इंटरप्रिटेशन दैट डॉटर्स कॉर्पोरेशनरी राइट्स बीइंग पर्सपेक्टिव वुड नॉट कम इनटू इफेक्ट unless both the corporator father and his daughter were alive on September 9, 2005। कह रहा है इससे ये इंटरप्रिटेशन निकल करके आ गई कि बेटियां जिनके कॉर्पोरेशनरी राइट्स, है ना, दैट द कॉर्पोरेशनरी, ये इंटरप्रिटेशन निकल के आई कि बेटियों के कॉर्पोरेशनरी राइट्स जो हैं, जो उनके जायदाद में हिस्सेदारियां के जो हक हैं, कह रहा है पर्सपेक्टिव होने के कारण। पर्सपेक्टिव का मतलब क्या है? एक्सपेक्टेड है, अभी तक उनको बाय डिफॉल्ट नहीं मिलते थे, प्रोस्पेक्टिव थे वो, उनको वो वेट करती थी कि हमें मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो कह रहा है इस वजह से होने के कारण, बीइंग प्रोस्पेक्टिव, वो कम इनटू इफेक्ट नहीं होंगे, वो अमल में नहीं आएंगे, सिवा इस कंडीशन के। कंडीशन क्या है? दोनों के दोनों, पिता कार्पेंटर फादर और उसकी बेटी जो है अलाइव हों सितंबर 9, 2005 को। तो बाप और बेटी अगर जब दोनों अलाइव होंगे तभी बेटी के नाम जो है हक में पड़ेंगे, उसके पैसे, कॉर्पोरेट राइट्स उसको मिलेंगे। सेंटेंस में देखने वाला कुछ भी नहीं है, सब्जेक्ट वर्ब मिला लेना। दिस की वर्ब है लेट टू, कॉर्पोरेट राइट्स की वर्ब है वुड नॉट कम, फादर एंड डॉटर की वर्ब है वर अलाइव, है ना। यहाँ पे बीइंग पर्सपेक्टिव एक प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है, आपने मेरे साथ सीखा हुआ है पार्टिसिपल की वीडियो में। बीइंग इंडियन ऑल ऑफ अस शुड नो अबाउट आवर हिस्ट्री, इंडियन होने की वजह से या इंडियन होते हुए हम सबको मालूम होना चाहिए अपनी हिस्ट्री के बारे में। तो बीइंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है ना, इंडियन इसने अपना एक ऑब्जेक्ट लिया हुआ है। वैसे ही बीइंग अ साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक होने के नाते, शी नोज हाउ दिस मशीन वर्क्स, उसको मालूम है कैसे ये मशीन काम करती है। तो ऐसा होते हुए, साइंटिस्ट होते हुए उसको मालूम है कैसे मशीन काम करती है। तो बीइंग लगा करके इस तरह से आप पार्टिसिपल फ्रेज बनाते हैं। देखो ग्रामर आप सीख लो पूरी, मैं एक एक करके डिटेल में बता चुका हूँ। अगर आप यहाँ पे पूछोगे कमेंट सेक्शन में, सर बीइंग के आगे आपने यहाँ पे एडजेक्टिव लगाया, यहाँ पे नाउन लगाया, हमें तो समझ में नहीं आया, तो भाई कैसे समझाया जाए? तुम्हारे घर आके समझाया जाए। जब ग्रामर वीडियो मैंने बना दी है, अच्छे से उसमें समझा दिया है, उसके बाद आप एडिटोरियल को देख करके सवाल करते हो ना, फिर मुझे लिखना पड़ता है कि ग्रामर वीडियो को जाकर के फॉलो करें। तो मैं बाय डिफॉल्ट बता रहा हूँ, ग्रामर वीडियो में सब मसाला रखा है। कह दिस पोजीशन वाज क्रिस्टलाइज्ड इन 2015 जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन प्रकाश एंड अदर्स वर्सेस फूलावती। कह रहे जो पोजीशन है क्रिस्टलाइज हुई थी, ये शेप लेकर के आई थी, ये सेटल हो गई थी, इसका निपटारा हो गया था 2015 की जजमेंट में जो इस केस में थी। एससी इन सुप्रीम कोर्ट में हुआ था, प्रकाश वर्सेस अदर्स फूलावती, है ना। तो ये केस था, इस केस का नाम था प्रकाश एंड अदर्स वर्सेस फूलावती। तो इस केस में 2015 में ये पोजीशन को क्रिस्टलाइज कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, है ना। क्रिस्टलाइज करना मतलब किसी चीज को शेप देना, किसी चीज को जो ना फाइनल करना, सेटल करना, क्रिस्टलाइज करना। कह दिस जजमेंट नाउ स्टैंड्स ओवर रूल्ड, ये वाली जो जजमेंट है अब स्टैंड हो गई है, अब खड़ी है, ओवर रूल होकर के, कैंसिल होकर के, नलीफाई होकर के, क्वैश होकर के। तो 15 की जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रूल करके नया जजमेंट आज की डेट में दे दिया है। ओवर रूल वर्ड को नोट कर लेना,
रूलिंग होती है मतलब किसी चीज का डिसीजन है ना, फैसला। जब रूलिंग के ऊपर दूसरी रूलिंग आ जाए, पहली वाली रूलिंग को दबा दे, तो वो पहले वाली रूलिंग कैंसिल हो जाती है, ओवर रूल हो जाती है। कह रहा द कोर्ट्स रीजनिंग इज अनएक्सेप्शनेबल। जो कोर्ट ने रीजनिंग दी है ना वो अनएक्सेप्शनेबल है। अनएक्सेप्शनल मतलब जिसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, जिस चीज में हमारा कोई किंतु परंतु नहीं है, कोई सवाल नहीं है, ऐसी चीज को बोला जाता है अनएक्सेप्शनेबल। कह रहे कोर्ट की रूलिंग बिल्कुल सही है, इसमें किसी को भी कोई भी सवाल नहीं होना चाहिए। कैसे? कह रहे फर्स्ट, पहली बात तो ये, इट लोकेट्स द ओरिजिन ऑफ कॉर्पोरेटरी राइट इन वंस बर्थ। ये जो रूलिंग है लोकेट करती है, ढूंढती है ओरिजिन को, जरिए को, कॉर्पोरेशनरी राइट्स के, जायदाद में हिस्से के राइट को किसी भी इंसान की बर्थ के अंदर। इस रूलिंग ने ये बोला है कि जैसे ही आप पैदा होते हो किसी घर में, आपके राइट उसी के साथ में पैदा हो जाते हैं। इसका किसी भी डेट से कोई कनेक्शन नहीं है आपकी बर्थ डेट के अलावा। समझ गए ना? तो कह रहे पहली चीज तो ये बड़ी रीजनेबल सी बात की है कोर्ट ने, बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है। कह रहे सेकंड, दूसरा ये, इट फाइंड्स, ये ऐसा फाइंड करती है, दैट देयर इज नो नेसेसिटी फॉर अ प्रेडेसर कॉर्पोरेशनर टू बी अलाइव फॉर वन टू एक्वायर दैट स्टेटस। कह रहे दूसरी चीज ये फाइंड करती है, ये इस चीज को पाती है कि वहां पे कोई जरूरत नहीं है, कोई नेसेसिटी नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है एक प्रेडेसेसर के, एक पूर्वज के, एक हमारे फोर फादर के, कॉर्पोरेशनर के अलाइव होने की, जिंदा होने की, किसी भी इंसान के लिए, वन के लिए एक्वायर करने के लिए स्टेटस को। ऐसा नहीं है कि आपके पिता जो हैं वो जिंदा हैं तभी आप जो है उनकी जायदाद को ले पाएंगे। आपके पिता की अगर डेथ हो भी गई है तो भी उनकी अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी में आपका हिस्सा है। कहने का मतलब ये, तो कह रहा उनके जिंदा होने की कोई नेसेसिटी, कोई जरूरत नहीं है। कह रहा क्योंकि व्हाट इज रेलेवेंट इज बर्थ विद इन द डिग्रीज ऑफ सक्सेशन टू विच इट एक्सटेंड्स। जो चीज रेलेवेंट है ना, जो चीज सही है, जो चीज हमें देखनी है, वो है बर्थ लेने का काम, वो है जन्म लेने का काम। और कहां पे? डिग्रीज ऑफ सक्सेशन में, है ना। हो सकता है आपके पिता ने किसी दूसरी बच्ची को गोद में लिया हो, तो जन्म लिया उस बच्ची ने कहीं और, पर वो डिग्रीज ऑफ सक्सेशन में आ गई है, आपके पिता की वो संतान है, तो अभी वो सक्सेशन के लिए आपकी हिस्सेदार बनेगी। तो सिर्फ बर्थ लेना नहीं बल्कि डिग्रीज ऑफ सक्सेशन में बर्थ लेना है, यही चीज है रेलेवेंट। और कौन सा डिग्रीज? टू विच इट एक्सटेंड्स, जिस तक ये एक्सटेंड होता है, जिस तक इक्वल स्टेटस का दर्जा आगे तक जाता है। तो ऐसा समझे आप इसको, है ना। तो पिता का जिंदा होना जरूरी नहीं है और बर्थ लेना भी जरूरी नहीं है घर में। अगर आपके पिता ने किसी को सक्सेशन का हकदार बना दिया गोद लेकर के, तो वो भी रेलेवेंट चीज है, उसको आपको जो है ना बराबर हिस्सा देना पड़ेगा उस बच्ची को भी। अब देख लेना इसमें देखने वाले वर्ड्स, प्रेडेसेसर मतलब आपका पूर्वज, एंसेस्टर मतलब फोरफादर, मतलब सबके सब इसके सिनोनिम। ये वाला सेंटेंस मैं मानता हूं थोड़ा टेढ़ा है, अजीब सा लिखा हुआ है, पर मैंने इसका मीनिंग आपको समझा दिया है। ऐसे सेंटेंस आपको मिलेंगे 100 में से 2, है ना, जिसमें आपको कंफ्यूजन रहेगी क्या लिख रहा है, क्या कह रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। करें इन दैट सेंस द लेजिस्लेशन even though it comes into effect on a prescribed date is retroactive in its application as it is linked to birth and antecedent event। कह रहे उस सेंस के अंदर, इन दैट सेंस, ये जो लेजिस्लेशन है ना, ये जो कानून है, लेजिस्लेशन मतलब कानून, कह रहे जो कानून है यहां तक कि, इवन दो यहां तक कि जबकि ये कम इनटू इफेक्ट होता है एक प्रिस्क्राइब डेट पे, एक खास डेट के ऊपर ये इफेक्ट में आता है ना, अमल में आता है। कह रहे लेकिन ये जो लेजिस्लेशन है ये है रेट्रोएक्टिव, ये बैक डेट से ही एक्टिव है। रेट्रोएक्टिव मतलब रेट्रो के अंदर एक्टिव, रेट्रो एक रूट है, इसका मतलब होता है पास्ट, भूतकाल। तो ये भूतकाल से ही, पोस्ट जो है बैक डेट से ही जो है एक्टिव है अपने अमलीकरण में, अपनी एप्लीकेशन में। करेक्ट, क्योंकि ये लिंक्ड है बर्थ से, जन्म से, और जन्म क्या है? एक एंटीसीडेंट इवेंट है, एक ऐसा इवेंट है जो पास्ट में हो चुका है, बैक डेटेड इवेंट है। तो ऐसा नहीं है 2005 में डिसीजन आया तो आप 2005 को कट ऑफ डेट बना लें, बर्थ से लिंक कर दिया है। अब चाहे उस बेटी का जन्म 1956 में हुआ हो, उस बेटी के ये जो है ना, ये वाला जो है लेजिस्लेशन लागू रहेगा। अब इस सेंटेंस में देखने वाले वर्ड्स देख लेना। रेट्रोएक्टिव मतलब पास्ट में एक्टिव, इसको पोस्ट फैक्टो भी बोलते हैं और रेट्रोस्पेक्टिव भी बोलते हैं ना। रेट्रोस्पेक्टिव और पोस्ट फैक्टो यही होता है। एंटीसीडेंट होता है जो पहले आया हो आपसे, है ना, बैक डेटेड हो, प्रेसिडेंट हो, पास्ट हो, वो होता है आपका एंटीसीडेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। Correct also underscores that the legislation makes it clear that the daughter's rights are the same as that of a son and as if she had been a son at the time of birth। कितनी अच्छी बात है। कह रहे साथ ही साथ ये भी अंडरस्कोर करता है, इस बात पे भी जोर देता है, हाईलाइट करता है। क्या कह रहे जो लेजिस्लेशन है ना, इसने मेक कर दिया क्लियर, इसने साथ ही साथ इस चीज को भी साफ कर दिया है कि बच्चियों के जो राइट हैं, बेटियों के जो हक हैं,
वो आर द सेम, वो बिल्कुल वैसे ही हैं, सिमिलर हैं। और कैसे? लड़कों के हकों के जैसे। अच्छा, और कैसे सिमिलर हैं? कह रहा है एज इफ, जैसे कि शी हैड बीन अ सन, वो एक सन थी, एक बेटा थी, एट द टाइम ऑफ बर्थ के वक्त। तो कोर्ट ने क्या बोला? अब तुम आंखें बंद कर लो, ऐसा समझ लो जब तुम्हारे घर बेटी पैदा हुई हो तो समझ लेना एक बेटा है वो। अब उसको बेटा समझ के तुम्हें सारे के सारे राइट्स देने हैं। इस चीज पे कोर्ट ने अंडरस्कोर किया, इस चीज को कोर्ट ने हाईलाइट किया, अंडरलाइन किया। समझ गए सेंटेंस को? सिंपल सेंटेंस है ना? हाईलाइट करना, अंडरलाइन करना, एम्फसाइज करना, अंडरस्कोर करना, आर्टिकुलेट करना, होल्ड करना, ये सबके सब सिनोनिम है किसी चीज पे जोर डाल करके कहने के, है ना? तो इसने जोर डाल के ऐसा कहा है इस वर्ड को यूज करके। सेंटेंस में देखने वाला एक छोटा सा ग्रामर कॉन्सेप्ट है। देखो, एक नंबर ग्रामर कॉन्सेप्ट ऊपर आ गया है ना, वो प्रायर टू, इंफीरियर टू, सुपीरियर टू। अब 2 नंबर ग्रामर कॉन्सेप्ट है, इसको भी फटाफट देखें मेरे साथ, फिर मैं आपको इसको समझा देता हूँ। 4 क्वेश्चंस हैं, इनमें अगर आपको कोई एरर दिखे तो पहले मुझे एरर बताओ, फिर मैं इस कॉन्सेप्ट को आपको समझाता हूँ। चलो, कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा है। इन्फ्लुएंस ऑफ द यूएस ऑन वर्ल्ड पॉलिटिक्स इज स्ट्रॉन्गर देन पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। पीआरसी मतलब चाइना का फुल नेम है पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। इसके आगे भी द आता है, चाइना के आगे भी, है ना? कह रहा जो इन्फ्लुएंस है, प्रभाव है अमेरिका का पूरी दुनिया में, जो असर है वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे, वो बहुत स्ट्रांग है चाइना के मुकाबले, है ना? बात तो बिल्कुल सही है, पर गलती कर गया इसमें। क्या प्रभाव चाइना से स्ट्रांग है या चाइना के प्रभाव से स्ट्रांग है? आपने 2 चीजों को कंपेयर कर लिया, 2 चीजों को कंपेयर कर रहे हो तो वो एक जैसी तो होगी ना। अमेरिका का प्रभाव चाइना से स्ट्रांग नहीं हो सकता, अमेरिका का प्रभाव चाइना के प्रभाव से स्ट्रांग हो सकता है, ये बात तो मान गए ना? तो देन के बाद में कंपेयर जिसको कर रहे हो, जिसको पहले लाए थे उसी से करना है। तो यहां पे इन्फ्लुएंस ऑफ यूएसए था, तो यहां लिखूंगा द इन्फ्लुएंस ऑफ द पीआरसी। समझ गए ना? एक सेकंड रुक जाओ, ऐसा बनेगा ये। तो इन्फ्लुएंस से आपने कर दिया यहां पे कंपैरिजन, इसको बोलते हैं दैट वाली एरर, है ना? अब मैं बताता हूं इसमें दैट वाली एरर कैसे आएगी। अब देखो इसमें गलती क्या हो गई, वैसे तो सेंटेंस सही है, अब इसको थोड़ा सा इंप्रूव करते हैं। इन्फ्लुएंस यहां भी आ गया, इन्फ्लुएंस यहां भी आ गया, तो क्या करूं, 2 बार इन्फ्लुएंस लिखने की बजाय यहां पे लिख दो दैट। तो इससे क्या होगा, आप बता दोगे कि हमने दूसरी बार इन्फ्लुएंस को फिर से हमने जो है रिपीट नहीं किया। तो इन्फ्लुएंस ऑफ यूएस ऑन वर्ल्ड पॉलिटिक्स इज स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ पीआरसी, देन दैट ऑफ द पीआरसी। अगला सेंटेंस देखो, डेज ऑफ जून, आर निकाल देना, हैव मोर ह्यूमिडिटी देन जुलाई। जून के दिनों में ज्यादा नमी होती है, ज्यादा उमस होती है जुलाई के मुकाबले। बात तो सही है। अब क्या करूं, यहां पे मुझे ह्यूमिडिटी को कंपेयर करना है डेज ऑफ जून को डेज ऑफ जुलाई के साथ। तो मैं क्या लिखूंगा यहां पे, देन डेज ऑफ जुलाई। अब क्या करूं सर, डेज 2 बार आ रहा है, आपने बताया 2 बार नहीं आना, तो यहां पे दैट लगा दो, लगा दूं ना दैट। अब किस किस को दैट सही लग रहा है बताना मुझे, सच्चे मन से बताना, झूठ मत बोलना। जिस चीज को दैट सही लग रहा है अपने दिमाग में सोच लेना क्यों आप गलत हो। चलो भाई, यहाँ पे इन्फ्लुएंस का इन्फ्लुएंस से कंपैरिजन हो रहा था। इन्फ्लुएंस एक ऐसी चीज है जिसको काउंट नहीं कर सकते हैं, ये हमेशा सिंगुलर रहता है। यहाँ पे डेज का कंपैरिजन डेज से होना है, डेज एक काउंटेबल चीज है और प्लूरल है, तो दैट का यहाँ पे प्लूरल दोज आपको यूज करना है, समझ गए ना? तो डेज ऑफ जून हैव मोर ह्यूमिडिटी देन दोज ऑफ जुलाई। डेज की जगह दोज आएगा, अगर सिंगल डे होता तो दैट लगा देता, काम चल जाता, समझ गए ना? अब तीसरा देखो, इंडिया फॉरेन पॉलिसी इज स्ट्रॉन्गर देन इट्स नेबर। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी स्ट्रॉन्गर है इसके नेबर से। भाई नेबर से स्ट्रॉन्गर नहीं हो सकती, इंडिया के नेबर की स्ट्रॉन्गर जो ना फॉरेन पॉलिसी स्ट्रॉन्गर हो सकती है। तो मैं क्या लिखूं, देन द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इट्स नेबर, ये लिखना चाहिए ना, या इसको आप यूं भी लिख सकते हो, देन दैट ऑफ इट्स नेबर। पर इस सेंटेंस को अभी भी आपने सही नहीं किया इतना करने के बावजूद, क्योंकि कंपेयर किसको कर रहे हो, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को, और कैसे लिखा आपने, इंडिया का पॉजेसिव बना के। अगर आप इंडिया फॉरेन पॉलिसी लिख रहे हो ना, तो यहां लिखो द इट्स नेबर्स फॉरेन पॉलिसी, समझ गए ना? ये दैट ऑफ फॉरेन इट्स नेबर तब लिखना था जब आप यहां लिखते फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया। तो जब ऑफ लगा रहे हो तो इधर भी ऑफ होना चाहिए, समझ रहे हो ना? दोनों तरफ पैरेलल चलना, जो भी चलाना है पैरेलल चलाओ। अगर यहाँ पे फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया लिखा होता तो यहाँ पे दैट ऑफ इट्स नेबर सही होता, पर यहाँ पे हमने ऐसा नहीं लिखा, हमने लिखा इंडिया फॉरेन पॉलिसी। तो यहाँ लिखना है देन इट्स नेबर्स फॉरेन पॉलिसी।
ठीक है ना। तो ऐसे बनेगा, ये ध्यान रखना है, इसका दोनों तरफ बराबर रखना है। अब लास्ट वाला देख लो, फॉरेन पॉलिसी ऑफ टुडेज इंडिया इज फार स्ट्रॉन्गर देन यस्टरडे। आज के इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बहुत स्ट्रॉन्गर है, बहुत अच्छी है बजाय यस्टरडे कल के इंडिया की। तो क्या करूं, फॉरेन पॉलिसी ऑफ टुडेज इंडिया को कंपेयर करना है फॉरेन पॉलिसी ऑफ यस्टरडेज इंडिया, है ना, ऐसा बनेगा। और यहां पे क्या करूं, फॉरेन पॉलिसी की जगह लिख दूंगा दैट ऑफ यस्टरडेज इंडियाज। और लास्ट में देख लो, जब जब आपके पास ऐसा आए लास्ट के अंदर अपोस्ट्रोफी एस, तो लास्ट वाला आप छोड़ भी सकते हो, है ना, देन दैट ऑफ यस्टरडेज। ऐसा लिख करके छोड़ोगे ना तो अपने आप अंडरस्टूड है यहाँ पे कि आप फॉरेन पॉलिसी की बात ही कर रहे हो। वही काम यहां भी कर सकते हो, यहां फॉरेन पॉलिसी को निकाल सकते हो, देन दैट और देन इट्स नेबर्स। आई थिंक समझ गए होंगे, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, है ना। लास्ट में अपोस्ट्रोफी रख करके छोड़ करके भी आप फॉरेन पॉलिसी को अंडरस्टूड मानेंगे। यहां पे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, लिख दोगे तो कोई मरेगा नहीं लिखोगे तो कोई नंबर काटेगा नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, करवा चुका हूं ये सारा का सारा प्रोनाउन वीडियोस के अंदर, सिर्फ आपके ये रिवीजन के लिए है ना। चलो, कह रहा था कॉर्पोरेशनरी स्टेटस गिवन टू द डॉटर्स has been a subject of reform in many states, particularly in southern India, long before the UPA regime brought in the amendment for the whole country। कह रहा है जो कॉर्पोरेशनरी स्टेटस है ना, जो जायदाद में हिस्सेदारी के हकों का जो स्टेटस है, और किसके लिए, बेटियों के लिए, जिसको बेटियों को दिया गया है। कह रहा वो रहा है एक सब्जेक्ट, एक मुद्दा रिफॉर्म का, सुधारों का, बहुत सारी स्टेट्स में, बहुत सारे राज्यों में, और खास करके साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में। अच्छा, कब रहा है, बहुत पहले, लॉन्ग बिफोर यूपीए रिजीम जब लेकर के आया इस अमेंडमेंट को, इस संशोधन को पूरे देश के लिए। तो जब यूपीए रिजीम लाया था ना, उससे पहले ही साउथ इंडिया ने इस पे अमल कर लिया था और अपने अपने स्टेट में इसको लागू भी कर दिया था। ब्रिंग इन, ब्रॉड इन, मतलब किसी चीज को लाना, इंट्रोड्यूस करना, लॉन्च करना, इसी के कॉमन जो है ना सिनोनिमस फ्रेजल वर्ब है अशर इन, किसी चीज को इंट्रोड्यूस करना। तो ब्रिंग इन इज इक्वल टू अशर इन। केरला had introduced legislation in 1975, Andhra in 1986, Tamil Nadu in 1989 and Maharashtra and Karnataka in 1994। तो बता रहा है सब कौन कौन कब कब लेकर के आए इसको। तो केरला अब लाया, आंध्रा 86 में लाया, तमिलनाडु 89 में लाया, और कर्नाटका महाराष्ट्र 1994 में लेकर के आए। सिंपल सेंटेंस है, आगे बढ़ेंगे। करंट लेजिस्लेटिव एम was that a flagrant discrimination between sons and daughters in entitlement to equal share in corporation property that is properly inherited from one's father, grandfather or great grandfather should be done away with। कह जो लेजिस्लेटिव एम था ना, इस कानून का जो एम था, लेजिस्लेशन मतलब कानून, लेजिस्लेटिव एम मतलब कानून का जो मकसद है। कह रहे इस कानून का जो मकसद था वो था एक ऐसा डिस्क्रिमिनेशन, एक ऐसा फ्लैग्रेंट डिस्क्रिमिनेशन, इस वर्ड को मैं छोड़ रहा हूं, अभी बाद में बताऊंगा इसके बारे में, है ना। तो इसका एम था एक फ्लैग्रेंट डिस्क्रिमिनेशन, एक भेदभाव बेटियों और बेटों के बीच, सन्स और डॉटर्स के बीच, एंटाइटलमेंट में, हकदारी में, इक्वल शेयर की, बराबरी के हिस्से की, और किसमें, कॉर्पोरेशनरी प्रॉपर्टी में, ऐसी प्रॉपर्टी के अंदर जो अनडिवाइडेड है, जिनके अंदर अभी भी जिसके हिस्से बटे नहीं है ना। कह रहा ये जो था ना, दैट ये वो प्रॉपर्टी है जिसको सही तरीके से इनहेरिट किया गया है, जिसको सही तरीके से लाया गया है एक के फादर से, किसी भी इंसान के पापा से, या उसके दादा से, या उसके परदादा से। कह रहा ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ना, अब इसकी वर्ब आ गई, शुड बी डन अवे विद। इस डिस्क्रिमिनेशन को जो इस टाइप का है, बेटों और बेटियों के बीच में है, इसको डन अवे विद किया जाना चाहिए, इसको खत्म किया जाना चाहिए। तो लेजिस्लेटिव एम हमेशा से ये रहा है, इस बेबाक के डिस्क्रिमिनेशन को दूर किया जाए, बेटियों को बेटों के बराबर हक मिले। अब देख लेना सेंटेंस पे देखने वाले वर्ड्स, डन अवे विद, डू अवे विद, किसी चीज को मारना, एलिमिनेट करना, डिस्पोज ऑफ करना, किल करना, ये एक फ्रेजल वर्ब है। डू अवे विद, है ना। इनहेरिट करना मतलब माँ बाप से अपने हिस्से चढ़वाना, किसी चीज को इनहेरिट करना, वसीयत में लाना। इंटाइटल होते हैं आप किस चीज के लिए हकदार होते हैं। फ्लैग्रेंट वर्ड को बहुत बार बता चुका हूं मैं, आपको याद होना चाहिए इस वर्ड को, इतनी बार बता चुका हूं मैं कि आपको नींद में भी याद होना चाहिए इस वर्ड को, इसके मीनिंग और इसके सिनोनिम। याद हो तो बताना मुझे कितना लोगों को याद है ना। फ्लैग्रेंट अच्छा वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है। करा इट इज इंडीड वेलकम दैट द एपेक्स कोर्ट हैज सॉट टू गिव फुल इफेक्ट टू दिस इंटेंट बाय सेटिंग एट रेस्ट डाउट्स अराइजिंग फ्रॉम वेरिंग इंटरप्रिटेशन। करा ये वास्तव में वेलकम चीज है, वास्तव में बड़ा स्वागत है कि जो एपेक्स कोर्ट है उसने सीख किया है, सेकंड फॉर्म लगा के, थर्ड फॉर्म लगा के सॉर्ट किया है, समझ गए ना। एपेक्स कोर्ट ने मांगने की कोशिश की है
चाहा है इस चीज़ को, अच्छा क्या चाहा भाई, क्या सीख किया कि ये गिव करेंगे पूरा इफेक्ट, पूरा का पूरा अमल में लाएंगे। और किसको, इसके इंटेंट को, इस जो है इसके इरादे को। और कैसे, सेट करके रेस्ट जो है हमेशा के लिए मार करके, सेट और रेस्ट करना, किसी चीज़ को हमेशा के लिए आराम दे देना है ना, हमेशा के लिए मार के आराम दे करके उन डाउट्स को जो राइज होते हैं निकल करके आते हैं, अलग अलग तरह की भांति भांति की इंटरप्रिटेशंस में, अलग अलग तरह के जो है इस चीज़ों की व्याख्या में से। तो अगर बड़ी ही वेलकम चीज़ है, एपेक्स कोर्ट ने सोचा कि भांति भांति की वेरिंग इंटरप्रिटेशन आ रही है, इन सबको सेट एट रेस्ट कर देते हैं, सारे डाउट्स को सेट एट रेस्ट कर देते हैं और साफ साफ इस जो है ना इंटेंट को फुल इफेक्ट देंगे, अमल में लाएंगे। चलिए इसी के साथ अपना आज का ट्यूटोरियल पूरा हुआ। अच्छा लगा हो तो एक लाइक दे करके, वीडियो को शेयर देके बताएं। देखो मैं शुरू में बोलता नहीं हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, मेरा काम होता है पढ़ाना और पढ़ा के निकल जाना। अगर आप लाइक्स देते हो, शेयर्स देते हो, कमेंट्स देते हो, इट्स लाइक ए बोनस फॉर मी। तो आपको अच्छा लगा हो तो एक बोनस के फॉर्म में मुझे आप लाइक दें, एक शेयर दें वीडियो को सोशल मीडिया पे। फिर मुलाकात लूँगा, कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स को डालें। तब तक के लिए साइनिंग आउट।